हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद्याकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस क्रैश कोर्स भूगर्भ शास्त्र पढ़ने वाले हैं। इसकी एक क्लास मैं आपको करवा चुकी हूँ L1 में, और आज हम L3 करने वाले हैं। भूगर्भ शास्त्र के कुछ 3 नंबर के हमने पढ़े थे और कुछ 11 नंबर के पढ़े थे। आज हम फिर 11 नंबर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 टॉपिक अभी मैंने मेंस के लिए लिए हैं। एक तो पेपर फर्स्ट का जो यूनिट 4 है, पेपर फर्स्ट पार्ट ए का मध्य प्रदेश इतिहास और कला संस्कृति, वो और ये भूगर्भ शास्त्र वाला टॉपिक। तो ये वाला सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही हम दूसरी चीज़ देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी एल सीरीज़ की दूसरा भाग है। ये जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरा जो एमपीपीएससी मेंस का पैकेज है 44 बुकलेट का, उसकी जो यूनिट 10 की यही बुकलेट आपको मिलेगी। ये उसका कवर पेज रहेगा, वॉल्यूम नंबर ये 26 रहेगा। और अब आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आधुनिक संरचना के संबंध में आधुनिक मत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी ये यूनिट 10 में डिवाइड नहीं था, मतलब सिलेबस 2019 तक का, तो तब भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। और अब तो और ही हो गया है, क्योंकि अलग से ही मेंशन किया है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र मतलब भू का पूरा अध्ययन ही एक इस यूनिट में कवर कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में आधुनिक मत की व्याख्या कीजिए। तो हमको आधुनिक मत बताना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में। आधुनिक मतानुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना इस प्रकार है। सबसे पहले है भूपटल क्रस्ट। सबसे पहले क्या है? भूपटल क्रस्ट। क्रस्ट क्या होता है? जो पृथ्वी की सबसे बाहरी ये जो लेयर होती है ना पृथ्वी की, ये वाली, ये जो सबसे बाहरी लेयर होती है वो क्रस्ट कहलाती है। इसी बाहरी लेयर को क्या बोलते हैं? क्रस्ट कहते हैं। जिसमें 2 स्पष्ट भाग मिलते हैं। मतलब जो क्रस्ट होता है, जो सबसे ऊपरी परत होती है, उसके 2 भाग होते हैं। एक होता है ऊपरी भाग और एक होता है निचला भाग। ऊपरी भाग क्या होता है? ऊपरी भाग ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। महाद्वीपों की रचना इसी से हुई होती है। जितनी भी महाद्वीप होते हैं उन्हीं की रचना इसी ऊपरी क्रस्ट से ही हुई होती है। तो याद रखो, क्रस्ट जो होता है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है ऊपरी भाग और एक होता है निचला भाग। ऊपरी भाग जो होता है ग्रेनाइट चट्टानों का बना होता है। महाद्वीपों की रचना इसी से हुई होती है। इसमें सिलिका तथा एल्युमिनियम की प्रमुखता रहती है। सिलिका तथा एल्युमिनियम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सियाल भी बोलते हैं। क्रस्ट सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम से मिलकर बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको सियाल भी बोला जाता है। और ये ऊपरी भाग कहलाता है। निचला भाग क्या होता है? देखो, ऊपरी भाग जो होता है ना, उससे बना होता है महाद्वीप, और जो निचले भाग होते हैं उससे बने होते हैं महासागर। ये क्रस्ट होती है पृथ्वी की जो बाहर। इस तरह का चित्र, ये इसी तरह के चित्र बनाए हुए हैं मेरे जो मेंस का पैकेज है। इसी तरह हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित बनाए गए हैं पूरे नोट्स, ताकि आपको रेडीमेड मटेरियल मिले। कहाँ पे आपको मैप का यूज़ करना है, कहाँ पे आपको बॉक्स का यूज़ करना है, कहाँ पे फ्लो चार्ट का यूज़ बनाना, तो ये सभी आपको एक जगह पे ही मिल जाएगा। निचला भाग क्या है? महासागरों की तली में स्पष्ट रूप से मिलता है, और इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की है, मतलब उसको बोलते हैं हम सीमा। सिलिकॉन और मैग्नीशियम मिल के क्या बनाता है? सीमा। तो जो निचला भाग होता है महासागरों की तली में स्पष्ट रूप से मिलता है। सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्वों की इसमें प्रधानता रहती है, मतलब ये रहता है बाहरी क्रस्ट। और ऊपरी क्रस्ट क्या होता है? सियोल रहता है। ये हो गया हमारा क्रस्ट। पृथ्वी की जो संरचना है उसको मेनली 3 भागों में हम बांटते हैं। एक तो होता है क्रस्ट होता है, एक होता है मेंटल होता है। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट, मेंटल और क्रोड। क्रस्ट के हमने अभी ऊपर 2 भाग पढ़े, एक ऊपरी भाग और निचला भाग। ऊपरी भाग महाद्वीप बनाता है और निचला भाग क्या बनाता है? महासागर बनाता है। इस तरह से निचला भाग बना हुआ होता है तलछटी में। दूसरा है मेंटल। मेंटल को क्या बोलेंगे? सीमा परत के नीचे की जो परत होती है, सीमा के सिलिकॉन और मैग्नीशियम से जो एक क्रस्ट परत होती है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है? मेंटल होती है। मेंटल की ऊपरी परत के बीच एक असंबद्ध परत पाई जाती है। मेंटल की जो ऊपरी परत होती है उसके बीच एक असंबद्ध परत पाई जाती है। इसको क्या बोलते हैं? इसको मोह असंबद्धता बोलते हैं। इसमें लोहा, निकल तथा मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। तो ये होता है मेंटल। एक ये वाला डायग्राम से भी आप समझ लो, ये सबसे बाहर जो क्रस्ट होता है वो परत होती है। ये सबसे क्रोड, पृथ्वी का सबसे अंदर की परत होती है ये क्रोड। और ये जो ऊपरी
क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच की जो परत होती है वो मोह कहलाती है। मेंटल और क्रस्ट के बीच की गुटनबर्ग कहलाती है और मेंटल और कोर के बीच की लेहमैन कहलाती है। ये इनके बीच की असंबद्ध परत रहती है। तो ये डायग्राम भी आपको बनाना है। केंद्र तक कोर की अंतरिम परत होती है। केंद्र तक मतलब यहाँ तक, ये कोर की जो अंतिम परत होती है मेंटल व कोर के मध्य मिलने वाली गुटेनबर्ग असंबद्धता कहलाती है। इस ये जो परत होती है इसमें निकेल तथा लौह खनिज जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में होते हैं। जब निकेल तथा लौह होंगे तो निकेल पर लौह को बोलते हैं आयरन मतलब फेरस। तो ये दोनों मिलके क्या कहलाती है? निफे। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये क्रोड़ में पाई जाती है। तो क्रोड़ में निफे की जो है संबद्धता पाई जाती है। किस में पाई जाती है? क्रोड़ में, कोर में पाई जाती है, सॉरी। तो इस प्रकार से ये उपक्रस्ट, मेंटल और कोर में ये पूरी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम समझ सकते हैं। ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये आधुनिक मत के संदर्भ में, आधुनिक मत इस सिद्धांत को बताता है, इस प्रकार से बताता है कि पृथ्वी की जो परत है वो इस प्रकार से डिवाइड रहती है। अगला है, अब ये जो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में ये अलग अलग परिकल्पना है, जैसे कि एक तारक परिकल्पना हो गई, द्वितारक परिकल्पना हो गई, बिग बैंग सिद्धांत हो गया। तो ये सभी ये पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत आते हैं। सबसे पहले हमने ऊपर क्या पढ़ लिया अभी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है, और हमको इसको हम बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब और भी डिटेल में भी कर सकते थे, लेकिन आंसर राइटिंग जो करते हैं वो लिमिटेड वर्ड में करना रहता है, इसलिए हमको जो मेन फैक्ट हैं वही इसमें डालना रहेगा। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में प्रमुख परिकल्पनाएं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा मेंस का, प्रीलिम्स का और प्रैक्टिस सेट, प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट का जो 3 बुकलेट मिलती हैं उसका पैकेज है। इसमें आपको टोटल 58 बुकलेट का पैकेज है ये। इसमें आपको 44 बुकलेट मेंस की मिलती हैं। 44 बुकलेट मेंस में 12 3 नंबर वाली और 32 5 नंबर और 11 नंबर की मिलती हैं। दूसरा 3 बुकलेट आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स के, यूनिट वाइज ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें आपको 12,000 एमसीक्यू है। इसके साथ ही आपको 11 बुकलेट प्रीलिम्स के नोट्स की मिलती हैं। ऐसे टोटल 58 बुक्स का ये पैकेज है जो आपके घर पे पहुंचेगा। आप इसको घर पर मंगवा सकते हैं। हार्ड कॉपी इसकी, सॉफ्ट कॉपी में आप मेंस और टेस्ट ले सकते हैं। इसके सॉफ्ट कॉपी पैकेज में, सॉफ्ट कॉपी मतलब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप खुद प्रिंट निकलवा सकते हैं। हमारे नोट्स पूरे हैंड रिटन है, मेंस के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। इन 58 बुक्स के साथ आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप मिलेंगे मेंस के और 1 व्हाट्सएप का ग्रुप मिलेगा प्रीलिम्स का, जिसमें हम आपकी तैयारी करवाएंगे। मेंस के ग्रुप में मेंस के क्वेश्चन आंसर्स दिए जाएंगे, करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन दिए जाएंगे, और प्रीलिम्स के ग्रुप में प्रीलिम्स से संबंधित तैयारी, प्रीलिम्स से संबंधित फैक्ट कराएंगे। 1 जनवरी से प्रीलिम्स की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। वो महिला सुपरवाइजर के भी बहुत सारे बोल रहे हैं, तो महिला सुपरवाइजर का एग्जाम भी आने वाला है, तो हम महिला सुपरवाइजर की क्लास भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप ये पूरा का पूरा बंच ये मेंस का, प्रीलिम्स का मंगवाना चाहते हैं अपने घर, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। यहाँ पे करा अभी इनमें ऑफर चल रहा है पूरी 58 बुक्स में, जिसमें हम आपसे अभी कुरियर चार्ज नहीं ले रहे हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पृथ्वी की जो परिकल्पनाएं हैं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, देखो पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई तथा पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों, उपग्रहों का वर्तमान स्वरूप किस प्रकार प्राप्त हुआ, यह प्राचीन काल से ही एक रहस्य का विषय बना हुआ है। पृथ्वी की उत्पत्ति की संबंधित परिकल्पनाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है एक तारक परिकल्पना, युग्मक तारक परिकल्पना और आधुनिक परिकल्पना। 3 परिकल्पनाओं में पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाया गया है, एक तारक, युग्म तारक और आधुनिक। ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने ऊपर वाले फैक्ट में पढ़ ली है। इसके अलावा भूगर्भ शास्त्र क्या है और उसका महत्व क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो जो L1 था उसमें हमने कर लिया। इसकी जो प्लेलिस्ट बना दूंगी मेंस 2023-24 करके, तो उसमें आपको ये पूरे जितने भी वीडियो बनते जाएंगे मिलते जाएंगे। एक तारक परिकल्पना क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारे से मानी गई है। यह एक रूपतावादी परिकल्पना कहलाती है। कुछ एक तारक जो परिकल्पना है वो इस प्रकार है। सबसे पहली कांटकी वायव्य राशि। कांटकी वायव्य राशि परिकल्पना जो है, इसको इस तरह चित्र बनाकर आपको बनाना है और ये आपको 5 नंबर में भी पूछी जा सकती है।
कांट जो है वो जर्मन दार्शनिक थे और इन्होंने 1755 में यह नियम दिया। तो इसको ऐसा बोल सकते हैं, जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट ने 1755 में यह नियम दिया। इन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम पर आधारित वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन किया। किस पर? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियमों पर आधारित। इनके अनुसार एक तप्त एवं गतिशील नीहारिका से कई गोल छल्ले अलग हो गए। मतलब एक कोई तप्त और निहारिका थी, एक तप्त निहारिका थी, उससे क्या हुआ, बहुत सारे गोल छल्ले अलग अलग हो गए। और जिनके शीतलन से, मतलब जब ये ठंडे हुए तो सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कांट की वायव्य राशि परिकल्पना है कि एक तप्त, एक गतिशील, एक निहारिका थी, इससे कई गोल छल्ले अलग हो गए। जब ये ठंडे हुए तो विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, जिनमें से पृथ्वी एक थी। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार का आप चित्र बना सकते हैं। जब ये अलग अलग हुए तो ये अलग अलग ग्रह बन गए। इस जो परिकल्पना है इसकी आलोचना भी है। कोणीय संवेग कोणीय संरक्षण सिद्धांत के पूर्णतः प्रतिकूल था। और विशाल वायव्य राशि के टकराने से परिभ्रमण, अगर कोई विशाल वायव्य राशि अगर टकराती है तो उससे परिभ्रमण कैसे होगा, ये भी एक बात थी कि विशाल वायव्य राशि के टकराने से परिभ्रमण गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। आद्य पदार्थों के टकराने से इतना ताप उत्पन्न नहीं बन होता कि एक तप्त निहारिका बन जाए। तो ये सभी फैक्ट इसकी आलोचना को बताते हैं। दूसरा है लाप्लास परिकल्पना। ये लाप्लास परिकल्पना आपको 5 नंबर में भी पूछी जा सकती है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक लाप्लास ने 1796 में कांट के सिद्धांत को संशोधित करते हुए बताया कि एक विशाल व तप्त निहारिका से पहले एक छल्ला आया। जैसे कि उससे क्या हुआ था, कांट में क्या हुआ था, एक साथ 9 छल्ले बाहर हो गए थे। इसमें क्या हुआ, पहले एक छल्ला बाहर आया और बाद में यही एक छल्ला 9 छल्लों में विभाजित हो गया। पहले एक छल्ला आया और फिर यही छल्ला क्या हुआ, ये 9 छल्लों में विभाजित हो गया। इसकी आलोचना क्या है कि शनि तथा बृहस्पति अपने पितृ ग्रह के विपरीत दिशा में भ्रमण करते हैं। फिर ये कैसे हो गया। तीसरी है युग्मक तारक अथवा द्वैतवादी परिकल्पना। इसमें बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति 2 तारों से या 2 से ज़्यादा तारों के संयोग से हुई है। तो ये सबसे पहले इसकी परिकल्पना है चैम्बरलेन व माल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जा सकता है, चैम्बरलेन व माल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना। तो इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है, बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। ग्रहों का निर्माण एक तप्त जो गैसीय निहारिका है उससे नहीं हुआ है, बल्कि किससे हुआ है, ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में ये ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, एक सूर्य था और दूसरा उसका तारा था। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यही कण आपस में मिलकर पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण करने लगे। तो चैम्बरलेन व माल्टन की ग्रहाणु परिकल्पना क्या है कि ग्रहों का निर्माण तप्त गैसीय निहारिका से नहीं हुआ है, बल्कि ठोस पिंड से हुआ है। प्रारंभ में ब्रह्मांड में 2 विशाल तारे थे, 2 तारे थे, एक सूर्य था और दूसरा उसका तारा था। जब यह अन्य विशाल तारा सूर्य के पास पहुंचा तो उसकी शक्ति के कारण सूर्य के धरातल से असंख्य कण अलग हो गए। यही कण आपस में मिलकर पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण जो है करने लगे। आलोचना क्या है इसमें कि ग्रह हमेशा ठोस अवस्था में रहते हैं, फिर ये कैसे गैसीय अवस्था में पहुंच गए। तीसरा है आर्टोसिमेट की अंतर्धारक धूल परिकल्पना। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कण से मानी गई है। इसके अनुसार जब सूर्य विशाल आकाशगंगा के पास से गुजरता है तो उसने अपनी आकर्षक शक्ति से कुछ गैस, मेघ व धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिकल्पना करने लगे। इन्हीं धूल कणों के संगठित होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। क्या हुआ, इन्हीं धूल कणों के संगठित होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये धूल कण हैं और ये उससे निकले। आलोचना क्या है, सूर्य व ग्रहों के कोणीय आवेग में अंतर व ग्रहों की गति में अंतर आदि की व्याख्या ये नहीं कर पाया। ये क्या नहीं कर पाया, सूर्य और ग्रहों के जो कोणीय आवेग में अंतर हैं और ग्रहों की गति में अंतर हैं, उनकी व्याख्या ये नहीं कर पाया। तो इस प्रकार से ऑटोसिमेट की अंतर्धारक धूल परिकल्पना है कि पहले धूल वूल कण पड़े थे, सूर्य अगर निकला तो आकाशगंगा के पास से गुजरा तो उसने देखा कि वो उसने क्या किया, अपने
आसपास के धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित किया और जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिकल्पना करने लगे। इन्हीं धूल कण बाद में ये संगठित हुए और इनने ग्रहों का निर्माण किया। अब है आधुनिक सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत के बारे में आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकते हैं। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है ये वाला। इसको विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का विस्तार 3 अवस्थाओं में होता है। पहला, ब्रह्मांड निर्माणकारी पदार्थ का एक ही स्थान पर स्थित होना। प्रारंभिक अवस्था, ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले पदार्थ अत्यंत छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर केंद्रित थे। पहले क्या था, जो ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले पदार्थ थे वो एक छोटे गोले के रूप में एक ही स्थान पर थे। इन सूक्ष्म पदार्थों का आयतन कम था तथा तापमान और घनत्व ज़्यादा था। जैसे ये ब्रह्मांड का नहीं, छोटे छोटे गोलक के रूप में इस प्रकार मौजूद थे। इसमें प्रोटॉन था, न्यूट्रॉन, मतलब ये परमाणु जो होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, ये हाइड्रोजन बना, इससे हीलियम बना। तो इस प्रकार घनत्व एक ही स्थान पर केंद्रित थे, इनका आयतन कम था। ये एक पहली स्थिति है ना। फिर दूसरी स्थिति में क्या हुआ, विस्फोट प्रक्रिया द्वारा ब्रह्मांड का पहले ये इस प्रकार से छोटे छोटे कण मौजूद थे। ये चित्र बना हुआ है पहली अवस्था में। जिस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले जो पदार्थ थे वो छोटे छोटे अवस्था में एक ही स्थान पर थे। फिर क्या हुआ, इनमें तीव्र गति से विस्फोट हुआ और बिग बैंग प्रारंभ होने के पहले 3 मिनट से में ही पहले परमाणु का निर्माण हो गया। जैसे ही बिग बैंग धमाका हुआ, पहले परमाणु का निर्माण हो गया। यह घटना आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। मतलब इस तरह एक एकाकी परमाणु था, एक घटना हुई, उससे धमाका हुआ और ऐसे ये परमाणु अलग अलग बन गए। तापमान में फिर क्या हुआ, अचानक तीसरी जो घटना हुई वो क्या हुई, तापमान में तीव्र गति से कमी आना। इस घटना के 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान में तीव्र गति से विकास हुआ। इस घटना के क्या हुआ, 3 लाख वर्षों के दौरान क्या हुआ, अचानक से तापमान में तीव्र गति से विकास हुआ और फिर एकदम से ये 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। इसी के फलस्वरूप ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। इस प्रकार तारों के विस्फोट और पदार्थों के घनीभूत होने से ग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार की पुनरावृत्ति ग्रहों में भी हुई और उपग्रहों का निर्माण हुआ। इस प्रकार से सौर मंडल और ग्रहों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से ये बिग बैंग सिद्धांत बोलता है। एक सेकंड रुकिएगा। फ्रेंड, हमारा जो भूगर्भ शास्त्र टॉपिक है उसका जो मेन पार्ट है, भूगर्भ शास्त्र की परिभाषा, पृथ्वी भूपर्पटी मेंटल कोर, ये मैंने आपको करवा दिया है। इसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति। अब हम पढ़ेंगे अगले उसमें आयु आकलन का वैज्ञानिक वर्णन। ये कुछ फैक्ट हैं, ये आना ही है, इनको अच्छे से कर लेना। आपके छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे और धीरे धीरे आपकी यूनिट कवर होती जाएगी। ज़्यादा प्रेशराइज नहीं होना है, जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन सोचेंगे कि हमको आए, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन सिलेबस अगर हम पूरा तैयार कर लेंगे तो हम वहाँ पे मन से भी लिख सकते हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पूरे सिद्धांत हुए, बिग बैंग सिद्धांत हुए, उनकी एक तारक द्वितारक परिकल्पना हुई, आंतरिक संरचना हुई, इनको बहुत अच्छे से कर लेना। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैं आपको बना के करवा दूंगी। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कल हम ये आयु आकलन की वैज्ञानिक विधि पढ़ेंगे।